होमवर्क था, ये होमवर्क था, ये मैंने बोला था इसको कर लेना, होमवर्क था। कल कुछ बच्चे बदतमीजी करने लगे थे तो मैंने बंद करवा दिया था क्लास में, इतना मेरा भी इंटरेस्ट नहीं लगा था क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चे शरारत पर ज़्यादा उतर आए थे। तो खैर अलग बात है, बच्चे हैं, करते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। बट ये होमवर्क का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया था कि आप प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा। तो आइए करके देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन को, है ना। फटाफट से पहले मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा, ये पिछले चैप्टर का है, और फिर इसके बाद नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसको हल कर देता हूं मैं, क्योंकि कल का क्वेश्चन है तो इसको हल कर देता हूं, उसके बाद नया चैप्टर पे, जो नया चैप्टर है उस वक्त की, इस पे आ जाएंगे। ओके चलिए, अब ये दे रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है बेटा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको T1 मान लेते हैं। T1 बराबर दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 बराबर दे रखा है कितना बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका द्रव्यमान जो दे रखा है इसको हम M1 मानेंगे। चलो M1 बराबर दे रखा है कितना बेटा, 5 ग्राम, और M2 बराबर भले दे रखा है 5 ग्राम ही है, लेकिन हम M1 M2 जानबूझ के मान के रख रहे हैं, ठीक है। चलो 5 ग्राम ये दे रखा है, 5 ग्राम ये, ठीक है। ये किसके लिए है, ये बर्फ की बात कर रहे हैं हम, बर्फ की बात कर रहे हैं हम, और ये बात कर रहे हैं वाष्प की, वाष्प या भाप की, ठीक है। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब ये चीज दिया है हमें, तो एक चीज मुझे बताओ कि जब एक चीज छोटा सा सोचो आप, कि अगर किसी बर्फ को पिघलाना है तो हमें क्या करना होगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, है ना। किसी बर्फ को, बर्फ क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मतलब उसको पिघलाना है, पिघलाना मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो पिघल जाएगा, तो इसका मतलब हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी तभी बर्फ पिघलेगा, है ना। छोटी सी बात है। तो अगर बर्फ को पिघलाएंगे तो कैसे पिघलाएंगे बेटा, तापमान देके या ऊष्मा देके, ऊष्मा देंगे उसका ताप बढ़ेगा और वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और अगर वाष्प है, मतलब उसको अगर पानी बनाना है तो उसको ठंडा करने पड़ेगा। तो जब कोई गर्म वस्तु ठंडा होती है तो ऊष्मा बाहर निकालती है, जब कोई वस्तु गर्म है और ठंडी होगी तो ऊष्मा बाहर निकालेगी। लेकिन अगर कोई वस्तु ठंडी है और गर्म होना है तो उसको ऊष्मा अंदर चाहिए, ठीक है। अगर वस्तु ठंडी होगी, कोई वस्तु है, इसको अगर ठंडा होना है तो क्या करेगी, गर्म है पहले से, तो ये बाहर की तरफ ऊष्मा निकाल देगी, ठीक है, ठंडा होने के लिए। लेकिन अगर कोई वस्तु ठंडी है, इसको गर्म होना है, तो इसको बाहर से ऊष्मा चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है। अब इसके पास ऊष्मा तो है नहीं, तो अगर गर्म होना है तो अंदर ऊष्मा इसके चाहिए बाहर से, अब चाहे जिस रूप में इसको ऊष्मा मिले, ऊर्जा मिले, मिले, और इसको क्या है, ऊष्मा देना है ना। चलिए, ये चीजें हमें पक्की है, पता है इतनी, ठीक है। इतना हमें पता है कि भाई कि अगर पिघलाना है किसी चीज को तो ऊष्मा देना पड़ेगा, और किसी चीज को अगर ठंडा करना है तो ऊष्मा उससे बाहर लेनी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा गर्म है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना मतलब ऊष्मा उसकी बाहर निकाल दे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करने जाने हैं, सुना मेरी बात सुनो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप जो है इसके साथ मिलाया जाए तो मान लो इसका तापमान 100 डिग्री हो जाता है। मान लेते हैं कि इसका तापमान, जो बर्फ है, बर्फ पिघल करके 100 डिग्री हो जाती है। तो बर्फ को पिघला करके पानी बना रहे हैं जो, और उसका तापमान 100 डिग्री पहुंचाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी ये हम देखते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड बर्फ को ऐसा लिख देता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को, या बर्फ का ताप, ऐसा कर लो, ठीक है, सही लिखा है, बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल बनाने में, का जल बनाने में, या का पानी, काजल दिख रहा है ये आपको, नाम की तरह दिख रहा है एक, तो इसको ऐसा लिख लो, का पानी बनाने में आवश्यक ऊष्मा, कितनी लगेगी बेटा आवश्यक ऊष्मा, मैं मान लेता हूं चलो Q1 लगेगी। तो Q1 कितनी लगेगी, पहली बात तो ये बर्फ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पहले पानी बनेगा, है ना। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ है तो इसको पिघलाएंगे तो थोड़ा सा, तो एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था परिवर्तित होता है वस्तु का, तो क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, सॉरी गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा हमें पता है क्या होती है बेटा, ml। तो m1 L1 लिख देंगे, और प्लस अब ये देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन गया। अब 0 डिग्री
0 डिग्री पानी को 100 डिग्री करने पर, 0 डिग्री पानी को 100 डिग्री करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो एक्स्ट्रा। तो ये दो चीज चाहिए, कुल ऊष्मा इतना चाहिए। अगर 0 डिग्री बर्फ को डायरेक्ट 100 डिग्री का पानी बनाना है तो पहले वो बर्फ बनेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो गलन की गुप्त ऊष्मा है जो कि, और फिर उसके बाद जब पानी बन गया तो उसको अब उसका तापमान 100 पर पहुंचाना है, 100 डिग्री का पानी बनाना है। तो ये देखो यहां से, तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है बेटा, M1L1। भाई पहले के लिए माने हैं ना, तो M1L1 हो जाएगा। ठीक है, L1 का मान हमें पता है क्या होता है। गलन की गुप्त ऊष्मा का मान बताओ कितना होता है पानी के लिए, जल्दी बताओ, कोई बच्चा लिखेगा। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, L का मान बताओ पानी के लिए। जब बर्फ से पानी बनेगा तो कितना, समझ में नहीं आएगा बेटा, आज ये समझ में नहीं आएगा जिस बच्चे को, वो उसको नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछला लेक्चर में बोलते बोलते थक गया कि पढ़ ले बच्चे, पढ़ ले बच्चे, पढ़ ले बच्चे, लेकिन नहीं पढ़ना था। बदतमीजी पे बदतमीजी, जब मैं बोलता था कि इसको सुनो तो नहीं सुनना था। बच्चे लिखते हैं कि करेंगे, क्या करोगे, है ना। तो बेटा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खुद खुद समझ जाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है फिर, है ना। तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। मैं बोलता था, बोलते बोलते थक गया कि सुन लो बेटा, सुन लो बेटा, जरूरी है। चलिए, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बनाना है तो पानी बनाने के लिए क्या चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा। 1 डिग्री, याद करो, 1 ग्राम पानी को अगर 1 तापमान 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, 1 कैलोरी की। तो यहां पर 5 ग्राम है तो 5 गुणे 1 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका सूत्र आएगा M1S1 विशिष्ट ऊष्मा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा M1S1, और टेम्परेचर में परिवर्तन डेल्टा T कितना है, डेल्टा T1, या T1 सिर्फ लिख दो, या डेल्टा T1 लिखेंगे। ठीक है, सही सूत्र लिखो। अब देखो यहां पर हमें मान पता है, M1 का मान बताओ कितना है, 5 ग्राम। ग्राम के रूप में ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो किलोग्राम में बदल तो बदल सकते हो, तो फिर L का मान भी किलोग्राम में लिखना है। अब ये L1 का मान कितना होता है बेटा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम में लिख रहे हैं। अगर किलोग्राम में मैं लिखूंगा तो बटे 1000 और इसको 0.005 लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलूंगा तो मैं नहीं बदल रहा हूं, ग्राम में ही लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम में काम चल जाएगा। ये होगा M1 का मान फिर से 5 और गुणे कितना है, कितने होते हैं विशिष्ट ऊष्मा, 1। ठीक है, तो 1 और गुणे ये कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा T मतलब तापमान में परिवर्तन। तापमान कहां से कहां परिवर्तित हो रहा है, 0 से 100। भाई 0 से 100 ले जा रहे हैं, मतलब 100 माइनस 0, तो इसको हो जाएगा 100 माइनस 0। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको रहने दो, डिग्री सेंटीग्रेड तो पता ही है तापमान है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 100 आ जाएगा कुल मिला के। तो Q1 का मान बताओ कितना आ गया हमारे पास, 8×45 ये हो जाएगा 400, और प्लस आ जाएगा 5 का गुणा 100 में तो हो जाएगा 500, तो बराबर आ जाएगा 900। 900 क्या होगा, ऊष्मा। ऊष्मा किस में आएगी बेटा, ऊष्मा किस में होगी, कैलोरी में, क्योंकि कैलोरी में है ना इसका, 80 कैलोरी मान रखे हैं, फिर 1 कैलोरी। ठीक है, तो ये आएगा 900 कैलोरी। Q1 का मान आ गया। अब हम देखते हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप है उसको अगर संघनित किया जाए। ठीक है, संघनन होगा। संघनन मतलब कि वो अगर फिर से पानी बने। ठीक है, संघनन कहते हैं ना, संघनन की क्रिया, जब वाष्प से पानी बनाने की क्रिया को संघनन कहता है, संघनित करना। तो जब संघनित करेंगे तो Q2 का मान निकाल लेते हैं यहां पर फटाफट से। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं अलग Q2 बराबर बताओ कितना आ जाएगा। भाई इसका अवस्था परिवर्तित करना है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप से 100 डिग्री का पानी बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो भाप है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बना रहा हूं। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ Q2 बराबर लिखूंगा M2L2। ठीक है, क्योंकि और तापमान में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अवस्था में परिवर्तन है। ठीक है, जैसे वहां पर अवस्था में परिवर्तन था, तापमान में परिवर्तन नहीं। फिर यहां पर तापमान में परिवर्तन किया तो दोनों को जोड़ दिया तो इतना आ गया 900 कैलोरी। मतलब अवस्था परिवर्तन के लिए 400 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता थी, और फिर 0 से 100 पहुंचाने के लिए 500 की आवश्यकता थी। तो देख सकते हैं 5 4 900 आ गया। अब इसका देखते हैं, M2 का मान कितना बेटा, 5 गुणे L2 का मान कितना होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बताओ जल्दी से बच्चे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जल्दी लिखो। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, फटाफट बताओ। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बेटा 536, बल्कि मैंने कहा था लगभग 540 लिख लिया करो, है ना,
लगभग लगभग मैं 540 लिख देता हूं, चलो ठीक है। 536 538 लिखा जाता है लेकिन 540 लिख लेते हैं। ओके, अब Q2 का मान अगर मैं देखूं तो ये बराबर है, इसका गुणा करो, 5 शून्यम शून्य, 5 चौक 20 का 0, हासिल आए 2, 5 पचम 25, 25 2 27। ठीक है, सही है, सही है। अरे 5 शून्यम शून्य, 5 चौक 20 का 0, 5 पचम 25, 2 27, ये आ गया इतना कैलोरी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना। Q2 का मान ये आ गया और Q1 का मान दे रखा है 900। अगर मैं देखूं तो 9 त्रिक 27 होता है, 3 गुना ज्यादा है Q2। अगर मैं देखूं तो यहां पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि Q2 का मान बहुत बहुत ज्यादा है Q1 से। समझ में आ रही है बात? Q2 का मान बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब अगर देखो तो अगर उसमें से 900 कैलोरी मैं निकाल भी दूं, चलो जितना पानी को जरूरत है, अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना भी दिया तो पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए कितनी आवश्यकता है? 900। मान लो इसमें से मैंने 900 निकाल भी दिया, 900 अगर मैं माइनस भी कर दूं तब भी इसके पास कितना बचा बेटा? 1800। ठीक है, 1800 कैलोरी ऊष्मा अभी बची है, जो कि कितने पर है, कितने टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री पे। तो ये 1800 100 पे है तो कितना रहेगा, कितना रहेगा? मतलब कि तापमान अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहेगा, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा भाप जो है वो अब पानी बना ही नहीं। पूरा का पूरा भाप पानी तब बनता है जब बर्फ जो है, बर्फ वाला जो ऊष्मा होती है अगर बराबर हो जाती है उसके, ये 2700 आया है ना, अगर ये भी 2700 होता तो पूरा का पूरा वो पानी बन चुका होता। ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये लग जाती है इसको पानी बनाने में, लेकिन उसकी कितनी ऊर्जा लग रही है? सिर्फ 900 कैलोरी लग रही है। जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम का भाप है उसमें से सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं 900 कैलोरी ऊष्मा ही इसको पानी में कन्वर्ट कर देती है और तापमान भी 100 पे पहुंचा देती है पानी का। ठीक है, जो बर्फ है, मतलब कि 1800 कैलोरी ऊष्मा अभी भी भाप के रूप में बची हुई है। तो भाप कभी भी 100 से नीचे पर भाप नहीं हो सकता पानी का, या पानी की जब भाप की बात करते हैं तो भाप का तापमान कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहे, क्योंकि पानी जब उबलना चालू होगा तो भाप बनेगा। इसका मतलब कि 1800 कैलोरी जो बचा है वो भाप के रूप में है, और भाप के रूप में है इसका मतलब कि भाप का तापमान 100 से ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, अर्थात अंतिम ताप क्या होगा? अंतिम ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहेगा। सही है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से छोटी छोटी पॉइंट्स याद करने हैं, रात याद करके आपको लिखना है। 1800 कैलोरी बचा हुआ है बेटा, कहीं गया नहीं, ये बचा है। ये क्या है? भाप के रूप में अभी भी बचा हुआ है, और ये भाप के रूप में जो बचा है जिसका तापमान कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो यूज ही नहीं हुआ, वो अभी वैसा का वैसा ही भाप बना हुआ है, वो पानी में आया ही नहीं। सिर्फ 900 कैलोरी का पानी बन गया बस। 2700 में से 900 कैलोरी जो भाप था वो पानी के रूप में कन्वर्ट हुआ, बाकी का 1800 कैलोरी अभी भी भाप के रूप में ही बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऊष्मागतिकी स्टार्ट करेंगे। यहां पर रिपीट करने वाला अब काम खत्म है। बहुत दिन से मैं समझा रहा हूं लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकता हूं बेटा? मैं तो बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को समझाऊं, सही से पढ़ाऊं, लेकिन मुझे दिखता है कि पढ़ना नहीं चाहते बच्चे, खुद से प्रैक्टिस करके नहीं आते, उनको लगता है क्लास में बैठेंगे और समझ में आ जाएगा। चलिए, हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट बेटा, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, एक नई ब्रांच है पूरी की पूरी। अब हम देखेंगे कि सच में ऊष्मा जो होती है वो क्या क्या कर सकती है, ऊष्मा किस तरह से काम करती है, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कैसे ये काम होगा, कैसे काम करती है, कैसी ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा किस तरह से काम करती है, सब देख लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी है क्या? ऊष्मागतिकी मैंने आपको बताया कि ऊष्मा की गति पढ़ेंगे, मतलब हम देखेंगे कि ऊष्मा किस तरह से कार्य करती है या कार्य से किस तरह से ऊष्मा। तो ऊष्मागतिकी जब हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी निकाय,
निकाय मतलब होता है बेटा सिस्टम, सिस्टम सिस्टम कोई भी सिस्टम। जैसे अगर 4 कण है यहां पर, तो इस 4 कणों का सिस्टम मैं कहूंगा। ठीक है, एक थर्मस है तो थर्मस एक तरह का सिस्टम है। एक बॉटल है जिसमें पानी भरा है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये एक तरह का सिस्टम है, निकाय है। ठीक है, एक चाय की कप है, वो हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। जहां पर ऊष्मा है वहां पर उसको हम सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम की तरह देखेंगे। ओके, चलो। तो ऊष्मागतिकी होती क्या है, अगर आपको परिभाषा चाहिए तो लिख सकते हैं। ये छोटी सी परिभाषा सिर्फ इतनी ही है, आज ज्यादा इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं, बस समझने वाली चीजें हैं। ज्यादातर मैं अपने पेन से ही लिख के बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो भौतिकी शास्त्र की वह शाखा जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग परिभाषा है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। दूसरा लिखा है भौतिकी की इस शाखा में ऊष्मा कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा से संबंधित प्रक्रमों, प्रक्रम मतलब कि प्रोसेस होता है, प्रक्रम मतलब प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। किस तरह से ऊष्मा ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी और किस तरह से आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होगी और फिर वो कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, कार्नॉट इंजन, समतापी, समदाबी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सम आयतनिक प्रसार, समदाबिक प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, ये सभी चीज देखने वाले हैं, हम सब चीज पढ़ने वाले हैं। अगला है कि विज्ञान की इस शाखा में ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में, ऊष्मा का काम कैसे होगा, यांत्रिक कार्य में, यंत्र को चलाने में, और यांत्रिक कार्य से ऊष्मा। जैसे आपने देखा होगा जितने भी आपने इंजन देखे, इंजन जितने भी होते हैं, जब इंजन चलते हैं तो वो गर्म होते हैं, गर्म पड़ जाते हैं ना, तो कार्य किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, चाहे मोटर हो चाहे जो चीज हो, जब चलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, गर्म होता है। जैसे कि अगर बात करें डीजल इंजन की बात करें, पेट्रोल इंजन की बात करो, मोटरसाइकिल जो आपका है, ये सब इंजन ही है। तो ये जब चलते हैं तो इसमें ऊष्मागतिकी के नियम बहुत लागू होते हैं। जो पिस्टन होता है ना, स्लिप और पिस्टन की बात करते हैं, तो पिस्टन के अंदर पिस्टन एक तरह का निकाय है। पिस्टन एक तरह का ऊष्मागतिकी निकाय है, जहां पर हम देखते हैं कि गैस होती है। पिस्टन क्या होता है बेटा, एक सिलेंडर होता है इस तरह से, पिस्टन सिलेंडर जिसको बोलते हैं। सही सुनना, पिस्टन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा सिलेंडर होता है एकदम बराबर, एक बराबर, और इस सिलेंडर में, ये खाली सिलेंडर है, ऊपर यहां पर वाल्व लगा होता है। वाल्व मतलब एकदम फिट होता है, जो कि इसके एकदम दीवार में चिपकता हुआ नीचे तक जाए, मतलब यहां से अगल बगल से जगह नहीं होती। अब ये क्या करता है, इसमें होती है गैस, अब यहां पर बल लगा के गैस जो है दाबा जाता है। ठीक है, जब आप पैडल वगैरह मारते हैं, जब आप किक मारते हैं गाड़ी की, तो वही होता है, पिस्टन नीचे जाता है। पिस्टन यहां से नीचे जाता है, मतलब इतनी जो गैस थी इसको मिला करके इतने में कर देता है, दाब करके इतने भाग में कर दिया। पिस्टन यहां तक इसको दाब दिया, इतने में कर दिया, गैस अब यहां भरी है। और जैसे ही गैस जब उच्च दाब पर दबी होती है, बहुत ज्यादा उसका आयतन बहुत कम कर दिया जाता है, उसी टाइम पर यहां पर एक नाजुल लगा होता है, जो कि पिस्टन के अंदर क्या करता है, स्पार्क करता है। ठीक है, क्या करता है, तेल की ऐसे बूंद ऐसे स्पार्क करती है, तेल की एक ऐसे छिड़क जाते हैं, तेल छिड़क देता है। तो तेल जैसे ही इस पे गिरता है तो इतना ज्यादा तापमान इसका बढ़ चुका होता है, तो तेल गिरते ही फट से ये बर्न हो जाता है, और फट से यहाँ पर फायरिंग होती है। फायरिंग होते ही पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन में धक्का लगता है, पिस्टन फिर से ऊपर, और ये बहुत तेजी से होता है, ये प्रोसेस बहुत तेजी से, मतलब आप देखते हैं कि कितनी तेजी से चलती है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैकेनिक्स भी है यहाँ पर, और ये थर्मोडायनेमिक का एक प्रोसेस है कि यहाँ पर आयतन, दाब वगैरह हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जितना हम पढ़ेंगे, इसमें 3-4 शब्द हैं जो कि बार बार आपको आएंगे। ठीक है, दाब जिसको हम प्रेशर कहते हैं, पी, आयतन जिसको हम कहते हैं वी, वॉल्यूम से, फिर था ताप मतलब तापमान जिसको टेम्परेचर कहते हैं, टी, तथा एक चीज और आएगा, हम बाद में देखेंगे क्या है। तो अभी आप 3 चीज सीखे, एक द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी है, तो यहां पर एम लिख सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं लगातार। और एक चीज होगा डब्ल्यू, कार्य, डब्ल्यू और ऊष्मा, हीट, जिसको हम क्यू से लिखेंगे। तो ये 3-4 शब्द हैं, 6 शब्द हैं जो कि आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, एवोगैड्रो का नियम पढ़ा है आपने। ठीक है, गेलुसैक का नियम पढ़ा हुआ है आपने केमिस्ट्री में। तो ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें अभी आप देखने वाले हैं किस तरह से होगा, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर केमिस्ट्री वाली चीज नहीं पढ़ोगे आप फिजिक्स वाली चीज पढ़ोगे, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, फटाफट से देखो ऊष्मागतिकी निकाय क्या है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो वह निकाय, वह सिस्टम जिसकी अवस्था को दाब, आयतन, ताप के पदों में, के रूप में, पद मतलब रूप में व्यक्त किया जा सके, ऊष्मागतिकी निकाय है, ठीक है। यहां तक आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो लो, उसके बाद मैं एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट करवाता हूं, ठीक है, ठीक है। चलो चलिए पीवी वगैरह, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये सब बाद में आएंगे बेटा, अभी नहीं। जब हम गैसों के अणुगत सिद्धांत हम पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है, अभी नहीं। अभी थोड़ा सा चीजें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आएगा, लेकिन इतना ज्यादा यूज में नहीं है। जब हम सच में पढ़ना स्टार्ट करेंगे गैसों के सही से रूप बारे में तब, ठीक है। हो गया सबका। नेक्स्ट, तो ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम है। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने हैं। ऊष्मागतिकी निकाय कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। ऊष्मागतिकी निकाय क्या है, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी निकाय कई तरह के होते हैं। पहला होता है जैसे स्थूल, पहला है बेटा स्थूल निकाय। स्थूल निकाय, स्थूल शब्द होता है, स्थूल मतलब होता है बड़ा, स्थूल मतलब होता है बड़ा, मतलब कि कोई ऐसा निकाय जहां पर बहुत सारे कण हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज है। जैसे बहुत सारे, मान लो गैस के अणु हैं, बहुत सारे गैस के अणु कण हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल है, तो इसको कहेंगे स्थूल निकाय, ठीक है। और दूसरा होता है, स्थूल का उल्टा होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म निकाय। सूक्ष्म निकाय जो होता है बेटा, सूक्ष्म निकाय की बात करें, सूक्ष्म मतलब कि जिस निकाय में एक या दो ही अणु हो या परमाणु हो, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं ज्यादा है तो ये स्थूल निकाय है जिसमें ज्यादा चीजें हैं, और यहां पर बहुत कम है या एक ही है, इस निकाय में एक ही चीज है, तो ये सूक्ष्म होगा, ठीक है। बस समझना है, लिखना, सब चीज को लिखना जरूरी नहीं है। तीसरा होता है बंद निकाय या खुला। पहले खुला बता देता हूं, खुला निकाय। ये निकाय क्यों लिखता हूं मैं बार बार, हाँ। तो खुला निकाय बेटा क्या होता है, खुला निकाय वो होता है जो जिसमें ऊष्मा, खुला निकाय वह निकाय, इसको अब इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा थी नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बस समझना था आपको। मेन 3 निकाय हम नीचे लिखने वाले हैं, ठीक है। वह निकाय जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा या ऊष्मा, द्रव्य और ऊष्मा लिख सकते हैं क्योंकि ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा होती है। ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, खुला निकाय, ओपन सिस्टम इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब कि उसमें द्रव्य मतलब द्रव्यमान वगैरह में भी कमी हो सकती है, निकल सकता है। ऊष्मा मतलब उसका तापमान में भी कमी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो दोनों का आदान प्रदान, आ भी सकता है जा भी सकता है, तो इस तरह का जो है वो, ठीक है। तीसरा है बेटा, तीसरा के बाद चौथा है बेटा बंद निकाय। बंद निकाय, बंद निकाय क्या होता है, वह निकाय जिसमें सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिसमें सिर्फ ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ठीक है। मतलब यहां पर द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो सकता। खुला निकाय जैसे एक कटोरी में दूध रखा है, ठीक है,
तो वो अगर बाहर उसको दूध भी अगर उड़, या पानी रखा है मान लो खौलता हुआ पानी, तो पानी भी उड़ सकता है और उष्मा भी उड़ रही है। जैसे भाप बन के पानी उड़ रहा है, तो पानी उड़ भी रहा है, पानी भी कम होगा धीरे धीरे। अगर भाप बनता रहा तो नीचे नीचे धीरे धीरे पानी के लेवल में भी कमी आती रहेगी, भाप बन के उड़ रहा है, और क्योंकि उड़ रहा है तो क्या है, उष्मा भी निकल रही है, उष्मा भी उड़ रही है, तो मतलब दोनों निकल रहे थे। यहां पर ऐसा कि इसको अब ऊपर से बंद कर दो, इसको ऊपर से बंद कर दो अब इसी बर्तन को, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ जब भाप जाएगी इसमें टकराएगी तो क्या होगा, भाप टकरा के फिर से पानी बन जाएगी और आ जाएगी, इसका सिर्फ तापमान कम होगा बस। अब इसका तापमान बस धीरे 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 धीरे, ये वस्तु गर्म है तो इसके चारों तरफ जो हवाएं आएंगी इससे बर्तन में टकराएंगी, तो ये धीरे 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 पानी ठंडा 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 हो जाएगा, पानी जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है, भाप बन के उड़ नहीं पाएगा। तो ये हो गया बंद निकाय। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की, सॉरी अंतिम की, छठवें की, पांचवें की, जिसको कहते हैं विलगित निकाय। विलगित निकाय, विलगित मतलब होता है बेटा आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है बेटा, उसमें जैसे थर्मस, आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है जैसे थर्मस। थर्मस एकदम सही एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, क्लोज है, क्योंकि मैं थर्मस इसलिए बता रहा हूं तो क्योंकि आप लोग देखे हुए हैं थर्मस। तो थर्मस किस लिए उपयोग किया जाता है कि ठंडी चीज को ठंडा रखे, गर्म चीज को गर्म रखे, ठीक है, और जितनी चीज है उतनी ही। मतलब मान लो अगर इस थर्मस में मैंने चाय भर दिया, मान लो चाय वाला थर्मस है, अंदर चाय भर दिया, ठीक है, मान लो ये चाय भरा है, 50 ml तक चाय है, ठीक है, 50 ml चाय है। अब ये चाय थर्मस के अंदर रख दी कि कुछ देर तक गर्म रहे, क्योंकि बार बार गर्म करना अच्छी बात नहीं, तो इसमें केतली में या थर्मस में इसको रख दिया। अब ये होगा क्या कि मान लो 2 घंटे बाद हम इसको देख रहे हैं, अच्छा थर्मस है, 2 घंटे बाद देख रहे हैं तो चाय जितनी थी उतनी है और टेम्परेचर भी इसका मेंटेन है, मतलब अभी भी चाय गर्म है। मतलब ये बाहर से वातावरण के साथ इसका लेना देना कुछ नहीं है, मतलब बाहर निकाय के साथ इसका, बाहर जो वातावरण है, वातावरण के साथ इसका आदान प्रदान ना तो ऊष्मा का हो रहा है, ना तो द्रव्य का हो रहा है, ना तो पदार्थ का हो रहा है। तो जो विलगित होता है बेटा, जो विलगित है, ये विलगित है, ठीक है, जो विलगित निकाय है बेटा, ये क्या होता है, ना तो ऊष्मा और ना द्रव्य और ना तो द्रव्य का आदान प्रदान, मतलब दोनों में से किसी का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं छोटा छोटा, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अच्छी बात है। अभी केमिस्ट्री के आगे हम निकलने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन कल की क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री वाली जो पढ़े हैं वो केमिस्ट्री वाला जितना था वो केमिस्ट्री वाली चीजें हैं, ठीक है। हम अलग चीजें पढ़ेंगे थोड़ी सी, ठीक है। आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। चलिए, तो मुझे ये बताओ, अगर तुम लोगों ने बच्चों, अगर तुम लोग केमिस्ट्री में ये पढ़ रखा है तो पिछले वाले चैप्टर को पढ़ने में इतना क्यों दिमाग खराब हो रहा था, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी जब मैं ऊष्मा का नाम ले रहा था? क्योंकि उस केमिस्ट्री में भी विशिष्ट ऊष्मा आती है, ऊष्माधारिता आती है, ये सब चीजें आती हैं। तो केमिस्ट्री में ये चैप्टर लगभग सेम ही चलता है। तो फिर आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होती है कि मैं जब बदल रहा हूँ, तापमान बढ़ा रहा हूँ, तापमान कम कर रहा हूँ, तो पानी के विशिष्ट ऊष्मा वगैरह आपको पता है, STP NTP ये सब आपको पता है, नेचुरल टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आपको पता है ना। 1 लीटर गैस का कितना होता है, 22.4 लीटर जो आप लिखते हैं, है ना। सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा चीज पता है, फिर भी आप लोग इतने परेशान थे, है ना। फिर तो आपको सही सही चलना चाहिए था, साथ साथ सही सही से क्वेश्चंस करने चाहिए थे, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करना चाहिए था, लेकिन इतना इस तरह क्यों? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ये थोड़ा सा आगे आना चाहिए था, इधर हो गया टाइप, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम लिखा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी नियम है। पहला नियम जो आता है बहुत ही इजी है, शून्य का नियम, ठीक है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहते हैं, या शून्य कोटि का नियम कहते हैं, या शून्य नियम कहते हैं, तो जो भी आपको दिखे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, ये नियम कहता क्या है कि अगर दो वस्तुएं
मान लो ये दो वस्तुएं ले रहा हूं, मान लो ये वस्तु ए है और एक वस्तु यहां पर है बी और एक वस्तु यहां पर है सी। तो ये नियम कहता क्या है वो समझो। ये नियम कहता है कि अगर दो वस्तुएं आपस में तापीय साम्य हैं, तापीय साम्य मतलब दोनों का तापमान बराबर है, अर्थात इसका तापमान अगर TA है और इसका तापमान अगर TB है और इसका तापमान TC है, तो ये कहता है कि अगर दो वस्तुएं आपस में तापीय साम्य हैं और दूसरी वस्तु किसी तीसरे के साथ तापीय साम्य है, ठीक है, ये दोनों तापीय साम्य हैं और यहां पर लिखा है कि ये भी तापीय साम्य में है। तापीय साम्य मतलब साम्यावस्था में है। ये भी, ये B और C आपस में, मतलब A और B आपस में, AB तापीय साम्य है और ये कह रहा है कि B और C भी आपस में तापीय साम्य है, ठीक है। तो ये नियम कहता है कि इस तरह है कि एक निकाय, एक ऊष्मागतिकी निकाय अगर दूसरे ऊष्मागतिक निकाय के साथ तापीय साम्य है और दूसरा ऊष्मागतिक निकाय अगर तीसरे के साथ तापीय साम्य में है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी आपस में तापीय साम्य हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि पहला निकाय तीसरे के साथ तापीय साम्य होगा ही होगा। अगर ये इसके साथ तापीय साम्य है और ये इसके साथ तापीय साम्य, मतलब कि ये दोनों भी आपस में तापीय साम्य होंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कि अगर इस तरह से 3 बच्चे हैं, ठीक है, और तीसरा यहां है, अगर इनको बोला जाता है कि इनकी सबकी ऊंचाई बराबर है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि मान लो ये इसका नाम क्या रख दे, इसका नाम रख देते हैं टुक टुक, ठीक है। तो गुपचुप, हंसमुख और टुक टुक तीनों अगर आपस में, अच्छा इसमें टुक टुक किसी का नाम है क्या पहले से? कोई बच्ची नहीं, कोई बच्चा, कोई बात नहीं बच्चा, अपना तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं मैं, परेशान मत होना कि तुम्हारा नाम ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि तुम्हारा नाम यहां पर है टुक टुक। तो यहां पर अगर ये दोनों आपस में तापीय साम्य हैं, तापीय साम्य अगर हैं, सॉरी तापीय साम्य नहीं है, यहां पर यह बोला जा रहा है कि गुपचुप और टुक टुक की अगर ऊंचाई एक के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में इनकी ऊंचाई बराबर है, और ये देखा गया कि टुक टुक की ऊंचाई जो थी, मतलब टुक टुक का जो हाइट है, अगर इसकी हाइट हंसमुख के बराबर है, तो इसका मतलब हंसमुख और गुपचुप की भी आपस में ऊंचाई बराबर होगी, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया है कि अगर तापीय साम्य ये बराबर है तो ये भी तापीय साम्य बराबर होंगे, ठीक है। सही है, यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत? बेटा टुक टुक परेशान मत होना, तुम्हारा नाम यहां पर नहीं लिया मैंने, वो ऐसा नाम हंसमुख गुपचुप तो टुक टुक उसके साथ फिट बैठ रहा था, तो इसलिए टुक टुक इज बेटर देन एनीथिंग एल्स, ओके। चलिए, तो यहां पर ये समझ में आ गया कैसे जीरो, ठीक है, कैसे साम्य है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ए बी और सी किस तरह से। अच्छा किसी और का नाम रख दो इसको, चलो टुक टुक नहीं, इसका नाम कुछ और रख देते हैं। वो रो रही है बच्ची, मैं देख रहा हूं, मुनमुन नाम है इसका, ठीक है, इसके पास लड़की है, ये इसका बाल है, ठीक है। चलो इसका नाम मुनमुन हो गया अब, ठीक है। तापीय साम्य क्या है, मतलब इसका टेम्परेचर TA अर्थात TA बराबर है TB के, और अगर ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि TB अगर बराबर है TC के, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं तीसरे टाइम में हम बोल सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, TA बराबर हो जाएगा TB के और TB ही बराबर TC के, तो मतलब TC के, अर्थात यहां पर हम देख सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर हैं, या हम बोल सकते हैं कि TA बराबर होगा TC के, जबकि TA और TC एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं है, सीधे संपर्क में ये B है, A इसके साथ संपर्क में है, B इसके साथ संपर्क में है, ठीक है। मान लो यहां पर पानी भरा है, 100 डिग्री इसका तापमान, 100 डिग्री इसका तापमान, तो ये दोनों बराबर है। अब इसका तापमान जो है इसके तापमान के बराबर है अगर, तो इसका मतलब इसका भी तापमान कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि A और C भी आपस में बराबर है। अगर ये दोनों का तापमान 100 है और इसका भी 100 है, तो इसका मतलब ये भी
100 के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे, तो वही चीज लिखा है, यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। मुनमुन अच्छा नहीं है, टुक टुक अच्छा था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया बेटा, समझ में आ गया यहां तक, छोटा सा बात था ये। तापीय साम्य अवस्था समझ में आ गई। साम्य अवस्था मतलब जो एक ही अवस्था में हो, जितना अवस्था इसकी है तापीय अवस्था, उतनी ही तापीय अवस्था इसकी है, मतलब TA और TB आपस में बराबर है। तापीय साम्य अवस्था मतलब दोनों का तापमान बराबर है। ठीक है, मतलब ऊष्मा का प्रवाह ना तो A से B की तरफ हो रहा है, ना तो B से A की तरफ, क्योंकि दोनों का तापमान बराबर है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना। चलो, चलिए चलिए चलिए, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये भी इसी तरह लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कार्य तथा उसमें बेटा साथ में लिखना चाहिए था, बट हो गया आगे पीछे, तो आप लोग थोड़ा सा इसके साथ देखिएगा। तो अच्छा, एक एग्जाम्पल मुझे बताओ, एक एग्जाम्पल है, एक आपने ये चीज देखा होगा कि अगर आपके साइकिल की हवा निकल गई है और हवा अगर आप भर रहे हैं, आपके पास जो पंप है, ठीक है, एयर पंप जो है आपका, तो उससे ऐसे ऐसे पकड़ के उससे हवा भरते हैं, जो है ना, लगा देते हैं, पाइप होती है, पाइप लगा देते हैं, जो साइकिल की क्या बोलते हैं इसको, छुच्छी, है ना। जो उसका वाल्व होता है, एयर वाल्व होता है, जो ट्यूब का साइकिल का, जिसको छुच्छी बोलते हैं आप लोग, उसमें लगा के और पंप करते हैं तो हवा भर जाती है। ये किए होंगे, सब लोग जानते होंगे, किए हैं, सब साइकिल चलाए हैं, या किए नहीं तो देखे होंगे। तो अगर हवा आप कभी भर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर हवा भरे हैं, 8-10 पंप अगर आपने मारा है, अगर 8-10 पंप अगर आपने हवा भरी, तो आप देखेंगे कि पंप का नीचे वाला भाग जो है, नीचे वाला जो भाग होता है पंप का, ये जो पंप है, ठीक है, पंप में यहां से पाइप लगी होती है और ये लगा होता है यहां पर वाल्व होता है। ठीक है, और ये जो पंप है यहां पर इस तरह से बंद होता है, यहां पर लगी होती है रॉड, और ये इस तरह से। तो ये जो पंप होता है बेटा, इसका ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यहां तक ये पाइप जो होती है, प्लास्टिक की पाइप होती है, ये भी बहुत गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों? ये गर्म हो जाती है, ठीक है, गर्म हो जाती है, काफी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं, हमने ऊष्मा नहीं दी तब भी इसमें गर्मी पैदा कर सकते हैं बिना ऊष्मा दिए। कैसे किया हमने सिर्फ कार्य किया, पंप को ऊपर नीचे किया, पंप को पंप किया हमने, ठीक है। इसको एयर पंप जो है, इसको पंप करने के कारण जो इसका वाल्व है, जो यहां पर वाल्व होता है, ये ऊपर नीचे इसके अंदर इस पिस्टन, इस सिलेंड्रिकल जो सिलेंड्रिकल ये दीवारें हैं, इसके अंदर ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें क्या हुआ, घर्षण की वजह से एक्स्ट्रा काम जो हम कर रहे हैं और गैस को जबरदस्ती दबा रहे हैं, हवा को जबरदस्ती भेज रहे हैं ट्यूब के अंदर, तो इससे क्या हो रहा है, हम कार्य क्या कर रहे हैं, कार्य, और ये कार्य करने के कारण ही ये ऊष्मा में बदल जाता है। तो हमको इसका मतलब हम देख सकते हैं कि अगर ऊष्मा उत्पन्न करना है, ऊष्मा या किसी वस्तु का ताप बढ़ाना है, ऐसा बोलो, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए अगर तापमान बढ़ाना है, तापमान बढ़ाने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट ऊष्मा दे दें, कि भाई डायरेक्ट ऊष्मा दे दो, इसको रख दो आग के ऊपर, गर्म हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाए। दूसरा है कि क्या कर दें, दूसरा क्या है कि निकाय पर काम करके, निकाय पर काम, मैं बोल रहा हूं निकाय पर काम या कार्य, काम मतलब कार्य, निकाय के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ये एक तरह का निकाय है जिस पर काम किया जा रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो निकाय पर कार्य। देखो, काम दो तरीके का हम पढ़ते हैं इस अध्याय में, ठीक है, निकाय पर कार्य, निकाय पर कार्य, और दूसरा होता है निकाय द्वारा कार्य। ठीक है, ये दो कार्य पढ़ेंगे, एक निकाय पर कार्य करते हैं, एक निकाय द्वारा कार्य होता है। निकाय द्वारा कार्य कैसे होगा,
देखते हैं। निकाय द्वाराकार ऐसा है कि अगर इसको, अगर मान लो गैस बहुत इधर, अगर मान लो बंद कर लो, अगर ये बंद हो और इसको जबरदस्ती दाबो, कोई इधर से बंद कर दे, इसको एकदम फिक्स कर दे, हवा बाहर ना निकल पाए, तो जबरदस्ती दाब दो गैस को और फिर छोड़ दो इसको, दाबने के बाद छोड़ दो, ये ऊपर था ना, दाबने के बाद छोड़ दो, तो यहां तक कहीं दाबे थे, छोड़ दिए, तो ये अपने आप ये फिर से लौट जाएगा और ये ऊपर निकल जाएगा अपने आप। तो इसका मतलब पहले आपने काम किया, फिर क्या हुआ, जो गैस थी इसके अंदर जो दबी थी, जो प्रेस, जिसको हमने प्रेस कर दिया था दाब करके, वो गैस फिर से फैलेगी और फिर से उसी जगह पे आने की कोशिश करेगी, अपना जो आयतन था फिर से प्राप्त करेगी और इस वाल्व को ऊपर भेज देगी, तो पिस्टन फिर से ऊपर चला जाएगा। और ये निकाय ने काम किया, किस पर, निकाय द्वारा काम किया गया, निकाय द्वारा काम किया गया, निकाय पर काम किया गया। जो हम काम कर रहे हो निकाय पर काम, जो निकाय काम कर रहा है वो निकाय द्वारा काम। ठीक है, छोटी सी बात है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? फिर बातचीत स्टार्ट हो गई, फिर देखो, अब आप लोग ही स्टार्ट करते हो, फिर कहते हो कि सर आप गुस्सा करते हो, है ना, गलत बात है ना, गंदी बात है ना। ठीक है, चलो, है ना, मतलब फालतू की बातें मत करो, इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं, और फिर से आप बदतमीजी स्टार्ट कर दोगे तो फिर बोलना पड़ेगा मुझे मजबूरन, या तो फिर मैं कमेंट देखना बंद कर दूं, कहो तो, है ना। तो थोड़ा सा सुधरो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, बच्चे नहीं हो आप लोग, है ना, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता मुझे वही चीज। ठीक है, चलो, तो कार्य तथा ऊष्मा पढ़ रहे हैं, तो अब कार्य और ऊष्मा में संबंध हम निकालने वाले हैं, फटाफट से समझना और देखना। ठीक है, 3 चित्र बनाऊंगा मैं, फटाफट से यहां पर ध्यान देना, 3 चित्र बनेंगे, तीनों चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना और सही सुनना। ठीक है, 3 चित्र बनेंगे बेटा, यहां पर मैं तीनों चित्र को जानबूझ के 3 बना रहा हूं, आपकी किताब में एक ही बना है, लेकिन एक चित्र में आपको समझ में आने वाला है नहीं, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं, तो एक चित्र में इम्पॉसिबल है कि आपको समझ में आ जाए एक बार में ही, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर तो मेरे लिए, अगर समझ में आ गया तो, क्योंकि आज तक तो आया नहीं एक बार में। बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ बच्चों को आ जाता है, कुछ बच्चे कोशिश भी नहीं करते समझने की और सिर्फ और बैठे रहते हैं बस ये बोलने के लिए, सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ गैस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं जानबूझ के 15 सिर्फ दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखना इसको, ये इस टाइम पर इसका मैं मान लेता हूं, इसके अंदर जो गैस, ये पिस्टन है, ये क्या है, एक तरह का पिस्टन है। ठीक है, तो जो पहला चित्र है, इस पहले चित्र में देखो तो पिस्टन अभी रुका हुआ है, ना तो अंदर दाब रहा है ना कुछ हो रहा है, अपने आप इस तरह रुका है, पिस्टन से अभी इसको छोड़ रखे हैं, पिस्टन अपने आप फ्री है इस टाइम पर। तो इसका ताप, इसका अंदर का मैं मान लेता हूं, इसका दाब जो है, दाब, गैस का जो दाब है वो क्या है, P है, और आयतन मान लेता हूं, आयतन ये मान लेता हूं V1 है। ठीक है, आयतन V1 है, सही है, यहां तक आयतन इसका V1 मान लेते हैं पहले, स्टार्टिंग। ठीक है, आयतन है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको दबाता हूं, चलो, मतलब मैं पहली बार क्या कर रहा हूं, सिस्टम पर कार्य कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सिस्टम पर कार्य कर रहा हूं, ये एक निकाय है, इस निकाय पर कार्य कर रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, इसको पकड़ के इसको दबाऊंगा। ठीक है, और इसका आयतन बदलने की कोशिश, तो मैंने इसको पकड़ा और देखो जो दबाया तो ये यहां तक आ गया, लगभग। ठीक है, ये पिस्टन यहां आ गया और ये इसमें कितने थे, 15 थे, तो अब ये पास हो गया। थोड़ा ठीक से बना देते हैं, सही से सुनना, बस इस चित्र में ही सब चीज है, इसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं पास बना देता हूं।
अब ये पास पास हो गया, अभी तक फैल सकते थे आराम से, अब ये पास पास है, मतलब इसको दबाने पर कितना दबा बेटा, पहले ये इस सामने था, अब ये इस सामने आ गया, मतलब ये जो इसमें परिवर्तन आया कितना आया बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आया, मतलब यहां था, यहां से खींच के यहां कर दिया, मतलब ये दूसरा वाला चित्र देखो, ठीक है। तो ये इतना जो यहां से यहां तक इसमें परिवर्तन हुआ, इसको मान लेते हैं dx परिवर्तन आया, ठीक है। और इसका जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना बेटा, a है। ये जो पिस्टन का क्षेत्रफल a क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, किसका, पिस्टन का क्षेत्रफल है। अब इसको अगर दाब दिया और ये कम हो गया, मतलब dx दूरी कम कर दी, तो dx कम कर दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर का दाब मैं मान के चल रहा हूं कि दाब परिवर्तित नहीं हुआ, p मान लेता हूं, या दाब परिवर्तित हुआ तो मुझे उससे मतलब है नहीं, अभी p मान के रखा हूं मैं, ठीक है, p मान के बैठा हूं, ये p मान लो, इसको बाहर लिख देता हूं, इसका दाब मैं अभी p ही मान रहा हूं, ठीक है, इसका दाब मैं मान रहा हूं कि इसका दाब कितना है बेटा, इसका दाब p है, ठीक है। और इसका आयतन अब हो गया, आयतन परिवर्तन सिर्फ हम देख रहे हैं, V2 हो गया, मैं मान रहा हूं इसका दाब P ही है, आयतन कितना हो गया, V2 हो गया, ठीक है। अब हमने यहां पर बल जो लगाया था, इसमें क्या लगाया था, इधर लग रहा था बेटा बल, F बल लगा के यह सब किया गया था, ठीक है। तो अगर देखो तो बल कितना लगाया, इसका क्षेत्रफल A है, A क्षेत्रफल दाब रहा है, और दाबा कितना, प्रेशर कितना है, P से, ठीक है, P प्रेशर से। अच्छा, पहले इसका दाब था जो वो P0 था, P0 मतलब वायुमंडल के दाब के बराबर था, मतलब एकदम फिक्स था, साम्यावस्था में था, ना तो ये पीछे जा रहा था ना तो आगे। अब इसको दाब दिया तो इसका दाब बढ़ेगा, ठीक है, दाब है। तो यहां पर अगर देखो तो किया गया कार्य जो होगा बेटा, अगर देखा जाए तो किया गया कार्य, अगर देखे तो मान लो छोटा सा दूरी तक इसको कार्य किया गया, तो छोटा सा दूरी F कितना, dw बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन कितना हुआ बेटा, dx। अब बल जो हमने लगाया वो क्या थी, बल क्या हमने लगाया बेटा, इस तरफ लगाया, ठीक है। तो dw बराबर F कितना है बेटा, बल कितना लगाया, बल बराबर होता है, अगर दाब देखो, दाब क्या होता है बेटा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या होगा, दाब गुणे क्षेत्रफल, दाब कितना है P और क्षेत्रफल कितना है A, तो P गुणे A और गुणे में लिखा है dx, ठीक है। चलो अब मुझे ये समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा मुझे ये बताओ कि यहां पर जब इसको दाबा गया तो इस गैस में क्या हुआ, गैस का आयतन परिवर्तन हुआ, V1 से V2 हुआ, दाब में परिवर्तन कितना हुआ, V1 से V2। अगर V1 से V2 हो रहा है तो आयतन में परिवर्तन बताओ कितना हुआ, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन में मान लेता हूं dV हुआ, और dV कितना है बेटा, बराबर है, dV बराबर है V2 माइनस V1, या V1 माइनस, अच्छा V1 पहले था, अच्छा V2 बाद में है ना, V2 कम हुआ आयतन और V1 बाद में है, V1 पहले है, तो इसको सीधा सीधा लिख लो, V1 माइनस V2 लिख लो, तो धनात्मक में आएगा। अब ये V जो दाब में परिवर्तन है वो हुआ कितना, इसका मान कितना आया, तो दाब में परिवर्तन, या अगर मैं लिखूं तो dV को लिख सकता हूं, आयतन क्या होता है भाई, F बल लगाने से dx अंदर आया और कौन लेके आ रहा है, A, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है, और कितना आया, d, तो क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल गुणी दूरी कितना, मतलब A गुणे dx, ये कितना हुआ, आयतन, क्योंकि A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और x मतलब मीटर, तो मीटर की घात 3, और ये मीटर की घात 3 ही होता है, आयतन का मात्रक मीटर की घात 3। अब ये मान जो समीकरण 2 है, इसका मान उठा के यहां रख दो, तो dw बराबर आ गया हमारे पास P dV के। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो काम है ये किया गया कार्य, किस पर किया गया कार्य, निकाय पर, ये निकाय पर कार्य किया गया कार्य। अब इसका उल्टा मैं दिखाता हूं, ठीक है, बस 2 मिनट की और बात है, इसका उल्टा मैं दिखाने वाला हूं बेटा कि इसका उल्टा क्या होगा। अब इसका उल्टा, जब इसका बल लगाना हमने छोड़ दिया तो ये क्या होगा, अब जो गैस दबी हुई है ये क्या होगी, फैलेगी, तो फैलेगी, तो किताब में ये फैलने वाला दिखाया गया, दाबने वाला नहीं दिखाया गया। अच्छा, जब काम किया जाता है तो ये काम जो है ये आएगा, जो काम ये आया जूल में, और ये कार्य जो होता है ये होता है धनात्मक। किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होता है, और निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, तो इसका अगला दिखाऊं मैं, थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट दिखाऊं बेटा फटाफट से।
बेटा आपको कार्य अगर नहीं समझ में आया तो बेटा तो क्या समझ में आएगा, दाब बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल गुणे क्षेत्र, सॉरी बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल लिख रहे हैं। अब इसमें कह रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है बेटा, क्या दिक्कत है यहां पर, ठीक है। V2 माइनस VT लिख ले बेटा, चल लिख ले, बहुत परेशान है, इसी में बच्चे परेशान हो गए, ठीक है, मॉड लगा दिया मैंने, ले ठीक है। 11वीं में हो यार, 10वीं वाले बच्चों की तरह बिहेव मत किया करो। चलो अब मैं दिखा रहा हूं आगे का, तो इसको मैं फिर मिटाऊंगा। अगला मैं दिखा रहा हूं कि निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये आपने लिख लिया ना, सेम चीज आएगा लेकिन ऋणात्मक आ जाएगा। बस हम बल की दिशा मान रहे हैं धनात्मक है, जो हमने बल लगाया वो उसकी दिशा हमने धनात्मक मानी कि भाई हम धनात्मक काम करेंगे, हम भाई हम क्यों उल्टा काम करें ऋणात्मक, तो हम धनात्मक काम, क्योंकि बल जिस तरफ लगा रहे हैं उसी तरफ विस्थापन हो रहा है ना। अब देखो बल इस तरफ लगाया गया था लेकिन विस्थापन किधर होगा, उल्टा होगा। तो देखो कैसे आएगा, थर्ड में देखो कैसे होगा, थर्ड में देखो कैसे होगा। तो अब ये फिर से पीछे जाएगा और किसके सामने तक, यहां तक आ जाएगा, ये यहां तक फिर से आ जाएगा पिस्टन, ठीक है। और ये जो थी ये फिर से फैल जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये आराम से फैल गए, ये जो कण थे गैस के वो फिर से, गैस के अणु जो थे वो फैल गए। और ये कितना हो गया, फिर से V1 हो गया, फिर से V1 हो गया। और दाब कितना हो गया इसका, तापमान दाब कितना हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर P0। और दाब जो हुआ ये काम हुआ, कहां से कहां तक परिवर्तन हुआ, यहां से यहां, मतलब फिर से dx, अब ये पीछे गया, अब ये dx पीछे गया, मतलब यहां से यहां हुआ काम। मतलब बल जो लग रहा है ये कौन लगा रहा है, ये जो प्रेशर था इसने अपने आप को कम करने की कोशिश की और आयतन बढ़ा दिया और इसको पीछे धकेल दिया। तो देखो बल लगाया गया था आगे, विस्थापन हुआ पीछे, तो दोनों में दिशा विपरीत हो गई। तो मैं दिशा विपरीत करके लिख दूं या सीधा लिख दूं, आपको जैसे समझ में। अगर मैं दिशा विपरीत करके लिखूंगा जो एक्चुअल फिजिक्स है तो आपको दिखेगा सही से, ठीक है, दिशा के साथ, क्योंकि कार्य को अगर लिखें तो अब देखो निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य मैं मान लेता हूं dw फिर से। तो dw बराबर होगा बेटा F गुणे dx, किधर हो रहा है, बल इधर लगा था बेटा लेकिन कहां हुआ, विस्थापन पीछे, तो बल के सापेक्ष विस्थापन हुआ dx, लेकिन dx से ऋणात्मक दिशा में उल्टा, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो dw बराबर अगर लिखो तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा F dx। इसका मतलब किया गया कार्य क्या है, ऋणात्मक है, पता चल गया फिर से। अतः एवं आयतन में परिवर्तन उतना ही होगा, आयतन में परिवर्तन आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा है बेटा, आयतन में परिवर्तन फिर से dv कितना हो रहा है बेटा, dv, और dv बराबर आया है कितना, a dx के, ठीक है। अब ये इस बार बढ़ रहा है क्योंकि V1 फिर हो गया, V2 से बढ़ करके V1 हो गया फिर से, ठीक है, तो आयतन बढ़ गया। तो dv बराबर a dx। अब यहां पर देखो तो a dx का मान रख दो तो ये हो जाएगा dw बराबर आ जाएगा माइनस का p dv। तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो गया। अब देखो इसी को आप चाहो, ठीक है, d बराबर a dx समझ में नहीं आया बेटा, ये क्या लिखा है, ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे अगर लंबाई कर दे तो क्या होगा, आयतन होगा बेटा कि नहीं, बता तू। हाँ, क्षेत्रफल गुणे अगर मैं क्षेत्रफल में अगर गुणा कर दूं लंबाई का तो क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है, आयतन। तो लंबाई गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल पहले से है, चौड़ाई को कर दिया dx, तो कितना हो गया, आयतन तो बन गया है ना, तो आयतन हो गया। अब ठीक है बेटा, बता दिए, आंख मूंद के मैसेज मत किया कर, ठीक है बेटा भूपेंद्र। चलो, तो सिस्टम ने बैक काम किया, इस पे बैक काम किया, पीछे हो गया, ठीक है। इसको बताने का एक और तरीका है, अगर यहां पर देखें इन दोनों के बीच में तो क्या हुआ था, यहां पर अगर देखो तो V1 इज ग्रेटर देन है V2, और इसमें V1 इज ग्रेटर देन V2, लेकिन V1 से V2 प्यार है, मतलब आयतन में कमी हो रही है। यहां पर देखो जब काम किया गया तो आयतन में क्या हुआ, कमी, आयतन में जब कमी हुई तो जब आयतन में कमी कर रहे हैं तो काम धनात्मक किया गया क्योंकि हम कर रहे हैं, और जब आयतन कम से ज्यादा हो रहा है,
कम से ज्यादा, तो ये ऋणात्मक हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, V2 से V1 ज्यादा है, लेकिन अब V2 से V1 की तरफ जा रहा है। यहां से V1 से V2 पे आया था, ठीक है, V1 से V2 हुआ था, अब V2 से फिर V1 हुआ तो बढ़ गया, ठीक है, तो उल्टा हो गया। तो यहां से भी याद रख सकते हो। तो मतलब यहां पर याद रखना कि निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ठीक है बेटा, भूपेंद्र बेटा समझ में आ गया, भूपेंद्र पाल बेटा समझ में आ गया होगा, है ना, अब तो समझ में आ गया ना आपको। चलो चलो 2 मिनट और बेटा, 2-3 मिनट और, बस ये हो गया ना। अब इसका एक सूत्र और मुझे दिखाना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ धनात्मक वाला दिखाने वाला हूं, सिर्फ कार्य का मान लूंगा मैं, कार्य की दिशा नहीं दिखाने वाला हूं आपके, किस दिशा में कार्य किया गया है, ठीक है। चलो अब मैं बताने वाला हूं आपको कि जो आया हमारे पास, कितना आया है, DW बराबर आ गया बेटा हमारे पास, कितना हुआ, DW बराबर कितना आया, DW बराबर आया हमारे पास PdV के, है ना। ये सूत्र आ रहा है, धनात्मक ऋणात्मक हटाओ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका मॉड ले रहे हैं, इसका सिर्फ हम मान ले रहे हैं कार्य का, कार्य कितना किया गया उसका दिशा हम नहीं देख रहे हैं कि सिस्टम पर कार्य किया गया, सिस्टम द्वारा किया गया, इससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हम सूत्र से मतलब रख रहे हैं, वो तो हमें बाद में पता ही चल जाएगा। तो DW बराबर PdV, अगर DW बराबर PdV है तो कुल कितना गया कार्य है, कुल कार्य अगर निकालूं मैं तो कुल कार्य क्या, कुल कार्य, तो कुल कार्य जो होगा वो W होगा। W कैसे निकालेंगे, समाकलित कर देंगे इसको, तो समाकलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, DW बराबर हो जाएगा PdV। अब यहां पर देखो मैंने जो चित्र बनाया था उसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, पहले इसका आयतन V1 था, फिर इसका आयतन हमने किया था V2, फिर V2 से ये फिर बाद में हो गया था V1। याद करो, पहले दाब करके V1 था तो दाब करके V2 किया, V2 से फिर छोड़ दिया तो ये फैल गया, फिर V1 हो गया, है ना, ऐसा ही हुआ, ठीक है। मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो एक ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, कोई भी आप देख लो, कोई भी ग्राफ बना लो आप फटाफट से, चाहे सिस्टम द्वारा किया गया कार्य बना लो, चाहे सिस्टम पर किया गया कार्य बना लो। तो V1 और V2 की अगर बात करें तो V1 ज्यादा है, सिर्फ इतना बात है। तो यहां पर मैं मान रहा हूं कि इस तरफ क्या है, आयतन है, और इस तरफ मैं मान लेता हूं दाब है, ठीक है, कुछ भी आप मान लो। तो ऐसा मान लो, सीधे सीधा डायरेक्ट दिख रहा है ना मुझे, इसको हटाओ, कल मैं ग्राफ सिखाऊंगा आपको बनाना, नहीं तो अभी ग्राफ पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा बताओ कि आयतन कहां से कहां तक परिवर्तित हुआ, आयतन कहां से कहां तक परिवर्तित हुआ बेटा, ये बताओ। आयतन जो dV है वो कहां से कहां परिवर्तित हुआ, पहली बार की मान लेते हैं, तो पहले V1 था, फिर इसको V2 कर दिया, या दूसरी बार में, पहली बार में ये था, दूसरी बार में क्या देखा हमने कि V2 था, फिर छोड़ दिया तो ये फिर V1 हो गया। तो चाहे ये वाला मान रख लो चाहे ये वाला, तो पहला वाला अगर रख लो तो कहां से कहां तक, V1 से V2 तक, ये लिमिट लग गई, हो गया। कार्य कहां हुआ, कार्य हुआ भाई 0 था, पहले कोई बल नहीं रख रहा था, बल कहां लगा, अधिकतम, तो बल लगा दो अधिकतम, तो ये DW अपने आप क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो ये W बराबर कितना आ जाएगा बेटा, P बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा V1 से V2 और dV। अर्थात जो किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर कर रहा है बेटा, आयतन परिवर्तन पर, ठीक है। जो किया गया कार्य है बेटा वो आयतन परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो आयतन का जो भी परिवर्तन हो रहा है इस पर निर्भर कर रहा है कि जो किया गया कार्य है वो कैसे होगा, ठीक है। P यहां पर हम नियतांक मान के अगर चले तो, ओके, बिल्कुल दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, क्योंकि dx दोनों बराबर था, जितना dx इधर था जब हमने बल लगाया उतना ही dx पीछे गया, क्योंकि वो अपने फिर से नॉर्मल स्टेज पे आ गया, जितना दावा था उतना फिर से वो पीछे चला गया, बस, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र हमें बहुत काम में आएगा, W बराबर P V1 से V2 dV, ठीक है। अब अगर V2 से V1 कर देंगे तो अगर लिमिट बदलते हैं, आपने गणित में पढ़ा होगा कि अगर V1 से V2 है और इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये धनात्मक है, तो अगर V2 से V1 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा V2 से V1, मतलब अपने आप ये ऋणात्मक दिख रहा है आपको, अपने आप। अगर लिमिट चेंज करते हैं ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, तो ऋणात्मक चिन्ह पहले आ जाता है, चिन्ह से समाकलन के पहले ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। ये एक नियम होता है, ये प्रमेय होती है, आपको पढ़ा होगा कि अगर लिमिट बदलते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, और V1 V2 जो था, V1 से V2 था तो V2 से V1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये आप पढ़े हैं। तो जब भी अगर V2 से V1 होगा तो इधर ऋणात्मक आ जाएगा, अपने आप दिख जाएगा आपको कि जब V2 से V1 हो रहा है तो अपने आप ऋणात्मक कार्य किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो
तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास यहीं तक थी बेटा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पिछले चैप्टर के हैं, हल करना। कल जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेना। मैंने देखा कि कुछ बच्चे ने, एक बच्चे ने कहा था कि सर जो क्वेश्चन नहीं कराए हैं उसको दिखा दो, तो स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो बेटा अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा इसको सॉल्व कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नीचे वाला जो है, नीचे वाला वही क्वेश्चन है कि तापमान कम से ज्यादा कर रहे हैं और जब मिला देंगे तो कितना ऊष्मा की मात्रा की जरूरत होगी तापमान बढ़ाने के लिए, यही चीज लिखा है। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किस तरह से चल रहा है। ये वाला है आदर्श कृष्ण का विकिरण उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर स्टेफन का नियम, मतलब आपको सूत्र लगाना है E बराबर सिग्मा T की पावर 4, ठीक है। ये वाला सूत्र यहां लगेगा और यहां पर न्यूटन का शीतलन का नियम है, ये न्यूटन का शीतलन का नियम यहां पर लिखा भी है, न्यूटन का शीतलन का नियम है। और ये वाला है कि लैम्डा m इंटू टी बराबर होता है नियतांक। अच्छा, नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो देख लेना, पारगमन क्षमता निकालनी है इसमें। तो सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो डाउट नोट के साथ, ठीक है। और बाय बाय, गुड नाइट।